हेलो बच्चों, कैसे हालचाल। आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 12 का टैक्सेशन का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। आप लोग सुने होंगे, ऑलरेडी 11 में पढ़ चुके होंगे कि हेड्स ऑफ इनकम, जिस हेड्स ऑफ इनकम में क्या क्या था, 5 हेड्स ऑफ इनकम था, 5 हेड्स ऑफ इनकम था। क्या था? इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम प्रोफेशन और बिजनेस, एंड इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स, एंड लास्ट जो बचा है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो हमारा जो सिलेबस है क्लास 12 का, वेस्ट बंगाल बोर्ड का स्पेशली कॉस्टिंग का जो क्लास 12 का जो सिलेबस है, उसमें है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। इनकम फ्रॉम सैलरी जो है ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं क्लास 11 में। तो आज हम शुरू करने वाले हैं इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ठीक है बच्चों, तो चलिए देखते हैं कैसे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कैलकुलेट होता है, मतलब टैक्सेबल इनकम किस तरह से हम निकालते हैं, ये हम सीखेंगे आज। तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी निकालने से पहले हमको जानना जरूरी है, जो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हम कैलकुलेट करेंगे उसमें 2 टाइप का होता है। एक होता है इनकम फ्रॉम लेट आउट प्रॉपर्टी और दूसरा होता है सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। लेट आउट प्रॉपर्टी मतलब जो प्रॉपर्टी हमने ऑलरेडी रेंट में दे चुके हैं, उसमें रेंट हम कलेक्ट कर रहे हैं, उसके बेस में हम कैलकुलेट करेंगे कितना टैक्सेबल होना है। और दूसरा है जिस हाउस में हम खुद रहते हैं, हम रहने के लिए जो हाउस अपने लिए जो रखा है वो होता है सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी। ठीक है बच्चों, तो आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं, आज हम डिस्कस करेंगे इनकम फ्रॉम लेट आउट प्रॉपर्टी। ठीक है बच्चों, ये क्लास 11 का जो सिलेबस में इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी जो चैप्टर्स है, बहुत बड़ा चैप्टर्स है, इसमें बहुत ज़्यादा मार्क्स आने वाले हैं एग्जाम में। तो इसलिए हमको तरीके से इसको सीखना है, बिल्कुल एकदम सीख लेना है। और इसमें से एक बड़ा 10 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा और एक छोटा भी क्वेश्चन आएगा, तो इसलिए भैया सीख लो। ठीक है, चलो हम शुरू करते हैं फिर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। कौन सा? लेट आउट प्रॉपर्टी का, किस तरह से उसका टैक्सेबल इनकम निकालते हैं, देख लेते हैं। चलिए, तो पहले हम क्या करेंगे, एक स्ट्रक्चर बना लेंगे, इस तरह का एक स्ट्रक्चर बना लेंगे। आप लोग भी थोड़ा कॉपी लेके बैठ जाइए, क्योंकि साथ साथ में करते रहिए तो सही रहेगा। हमारे साथ में आप लोग लिखते रहिएगा तो सही रहेगा। ठीक है ना, तो फिर क्योंकि पूरा एक साथ नहीं हो पाएगा, शायद हमको इसको रिमूव करके फिर ऊपर जाना पड़ेगा, इसको मिटा के फिर ऊपर से फिर दोबारा लिखना पड़ेगा, इसलिए आप लोग साथ में कॉपी करते रहिए। ठीक है, चलिए किस तरह से हम निकालेंगे, कैलकुलेट करेंगे, देख लेते हैं। लेट आउट प्रॉपर्टी, फर्स्ट क्या आएगा? फर्स्ट आएगा फेयर रेंट। आपका प्रॉब्लम में दिया रहेगा, फेयर रेंट दिया रहेगा, फेयर रेंट, जो फेयर रेंट दिया रहेगा। अब यहां लिखिए फेयर रेंट, अब स्टार दे दिए। अभी मैं एक्चुअली स्ट्रक्चर जो है वो बता रहा हूं, बाद में और नेक्स्ट क्लास में हम एक क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन लेके आप लोगों को डिस्कस करने वाले हैं। पहले स्ट्रक्चर देख लीजिए, समझ लीजिए किस तरह से कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो फेयर रेंट हम लिख लिए, फेयर रेंट। उसके बाद आपका प्रॉब्लम में दिया रहेगा म्यूनिसिपल वैल्यू, ये हम दोनों लिख लिए। इसमें से जो ज्यादा होगा, मतलब बड़ा होगा, इसमें से जो हायर होगा, मैक्सिमम होगा, इन दोनों में से जो हायर है उसको हम लेंगे, उसको क्या बोलेंगे? नोशनल रेंट। कैसे लिखेंगे? नोशनल रेंट। किसको बोलेंगे? इन दोनों में से जो हायर होगा, हायर ऑफ द above 2, हायर ऑफ द above मीन्स इन दोनों में से जो हायर होगा, इन दोनों में से जो हायर होगा, मतलब मान लो कि ये 50,000 50,000 है और ये हो गया 60,000, तो यहाँ क्या बैठेगा? 60,000। ये 50 है या ये 50 है, ये 60 है, तो कौन सा बैठेगा? 60,000 यहाँ आएगा। तो मतलब जो ज़्यादा होगा, इन दोनों में से जो ज़्यादा होगा, मतलब हायर होगा, वो आ जाएगा ये
क्या आएगा, नोशनल रेंट। हम थोड़ा सा नीचे लिखते हैं इसके सीधा सीधा, नोशनल रेंट। समझ में आया? इन दोनों में से जो हायर होगा उसको हम लिखेंगे नोशनल रेंट। ठीक है बच्चों। इसके बाद क्या आएगा, स्टैंडर्ड रेंट, जो आपका प्रॉब्लम में दिया रहेगा, स्टैंडर्ड रेंट। स्टैंडर्ड रेंट आपका प्रॉब्लम में दिया रहेगा, तो यहां लिखना है इन दोनों में से ए और ए, इन दोनों में से जो लोअर होगा, मतलब इन दोनों में से जो लोअर होगा उसको हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट। रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट। रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट। इन दोनों में से जो लोअर होगा, इन दोनों में से जो छोटा होगा, मतलब अगर ये 60,000 हुआ और ये हुआ 55,000, तो यहाँ क्या आएगा, 55,000 आएगा। ठीक है बच्चों। तो पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों में से जो हायर होगा उसको लिखेंगे, उसका नाम क्या होगा, नोशनल रेंट। ठीक है बच्चों। उसके बाद स्टैंडर्ड रेंट, जो प्रॉब्लम में हमारा दिया रहेगा, स्टैंडर्ड रेंट और नोशनल रेंट, इन दोनों को हम कंपैरिजन करेंगे। इसमें से जो छोटा होगा वो हो जाएगा रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट। ठीक है बच्चों। तो इन दोनों में से जो छोटा होगा वो हो जाएगा रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट। रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट इसको लिखेंगे अंडर सेक्शन 23(1)(a। ठीक है, रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट अंडर सेक्शन 23(1)(a। तो क्या होगा, इन दोनों में से जो लोअर होगा वो हो जाएगा रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट। ठीक है बच्चों, समझ में आया? चलिए, इसके बाद क्या आएगा, एनुअल रेंट। आपका प्रॉब्लम में दिया रहेगा एनुअल रेंट लेस, इसके साथ अगर कोई अनरियलाइज रेंट रहा पिछले साल का तो वो लेस हो जाएगा। लेस, ब्रैकेट में लिख देते हैं, लेस अनरियलाइज रेंट। अगर दिया रहेगा तो प्रॉब्लम में तभी लिखना है, अगर नहीं रहेगा तो कोई बात नहीं। अब एनुअल रेंट लेस अनरियलाइज रेंट, ये हम यहां लिखेंगे। ठीक है। तो इन दोनों में से जो हायर होगा, इसको लेना है हायर। तो इन दोनों में से जो हायर होगा उसको लेना है, क्या, कहां लिखेंगे, नीचे लिखेंगे। जो हायर होगा, इन दोनों में से जो हायर होगा वो हम यहां लिखेंगे, हायर ऑफ द above। हायर ऑफ द above कहां लिखेंगे, यहां लिखेंगे। मतलब इन दोनों में से जो हायर होगा उसको हम यहां लिखेंगे। ठीक है। तो हो गया हायर ऑफ द above। फिर इसके बाद क्या करेंगे हम, इसके बाद इससे हम लेस करेंगे, क्या लेस करेंगे, इससे हम लेस करेंगे लॉस ड्यू टू वैकेंसी। लॉस ड्यू टू वैकेंसी। वैकेंसी क्या होता है, मतलब मानो कि आप घर रेंट पे दिए हो किसी को, लेकिन क्या है कि वो साल के 2 महीने पहले, साल खत्म होने से 2 महीने पहले वो घर छोड़ चुके हैं, या तो आप रेंट पे जो लगाए हो 2 महीने के बाद रेंट पे लगा, मतलब घर आपका 2 महीना या 3 महीना खाली था। ठीक है, वैकेंट था। तो इसलिए जो वैकेंट रहा तो इसके लिए आपको लॉस हुआ है, 3 महीने का आपको रेंट मिला नहीं है, लेकिन फिर भी आपको क्या करना पड़ा, टैक्स देना पड़ेगा ना, तो नहीं देंगे ना, उसके लिए आपको छूट मिलेगा। जितना अमाउंट आपका वैकेंसी पीरियड था उसके लिए जो लॉस हुआ है उसके लिए आपको छूट मिलेगा। तो क्या हो जाएगा, जो इन दोनों में से जो हायर हुआ हम उसको लिखा, और उससे हम क्या करें, लॉस ड्यू टू वैकेंसी, वैकेंसी रहने के कारण जो लॉस हुआ है उसको हम लेस कर देंगे, मतलब इसको माइनस कर देंगे, इसको माइनस कर देंगे। तो जो आएगा यहाँ माइनस करने के बाद जो आएगा उसको हम क्या बोलेंगे, ग्रॉस एनुअल वैल्यू। तो इसको क्या बोलेंगे, ग्रॉस
एनुअल वैल्यू। तो ये आ गया हमारा ग्रॉस एनुअल वैल्यू, ये आ गया ग्रॉस एनुअल वैल्यू। मैं दोबारा एक बार समझा देता हूं। देखो पहले क्या करना है, फेयर रेंट जो है उसको लेना है, हम लिखेंगे। दूसरी बात म्यूनिसिपल वैल्यू, प्रॉब्लम में आपको दिया रहेगा, वो म्यूनिसिपल वैल्यू हम यहाँ लिखेंगे। इसके बाद इन दोनों में से जो हायर होगा, इन दोनों में से जो हायर होगा वो हम यहाँ लिखेंगे, ये लिखा। और उसको क्या बोलेंगे, नोशनल रेंट। जो हायर आया उसको हम क्या बोलेंगे, नोशनल रेंट। ठीक है बच्चों। फिर उसके बाद स्टैंडर्ड रेंट, जो प्रॉब्लम में दिया रहेगा स्टैंडर्ड रेंट, वो स्टैंडर्ड रेंट हम यहाँ लिखेंगे। इन दोनों में से जो लोअर होगा, मतलब मिनिमम होगा, अगर ये 60,000 है, ये 50,000 है, तो हम वो 50,000 यहाँ लिखेंगे। ठीक है बच्चों। तो इन दोनों में से जो लोअर होगा उसको हम यहाँ लिखेंगे और उसको क्या बोलेंगे, रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट। रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट मतलब इन दोनों में से जो छोटा होगा उसको हम बोलेंगे रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट। और उसका सेक्शन क्या है, अंडर सेक्शन 23(1)(a). इस सेक्शन में ये डिस्कस किया गया रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट क्या होगा। ठीक है बच्चों। तो ये आगे हमारा रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट। इसके बाद प्रॉब्लम में आपको दिया रहेगा या नहीं दिया, आप देखोगे, कैलकुलेट कर लोगे, कुछ तो बोल देगा, इसके हिंट तो रहेगा ही। तो आप कैलकुलेट करोगे और दिया रहेगा, लिखोगे एनुअल रेंट। एनुअल रेंट आपको दिया रहेगा और उससे आपको क्या करना, अगर प्रॉब्लम में ऐसा कुछ दिया कि अनरियलाइज रेंट कुछ है, मतलब पिछले साल में कुछ रेंट कलेक्ट नहीं कर पाए या इसके लिए लॉस हो सकता है, वो जो लॉस है, वो जो अनरियलाइज रेंट है वो यहाँ से लेस कर देना है। तो एनुअल रेंट लेस अनरियलाइज, अगर रियलाइज नहीं हुआ है, रेंट आपने उससे ले नहीं पाया जो टेनेंट था, तो वो जो लॉस है यहाँ एडजस्ट होकर लेस अनरियलाइज रेंट करके जितना अमाउंट आएगा वो यहाँ लिखना है। ठीक है बच्चों। तो फिर ये और ये मतलब रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट एंड एनुअल रेंट, इन दोनों में से कंपैरिजन करो। जो छोटा बड़ा होगा, इन दोनों में से जो बड़ा होगा, ये और ये, इन दोनों में से जो हायर होगा उसको हम यहाँ लिखेंगे नीचे। क्या लिखेंगे, हायर ऑफ द अबव। जो इन दोनों में से जो हायर है उसको हमने लिखा। ठीक है बच्चों। फिर अगर कोई वैकेंट रहा, घर वैकेंट रहा, रूम आपका वैकेंट रहा, किराए पे नहीं था 2 महीना या 3 महीना, जो भी है 1 महीना, तो उसके लिए आपको लॉस होगा, जिसको हम बोलते हैं लॉस ड्यू टू वैकेंसी। ठीक है बच्चों। लॉस ड्यू टू वैकेंसी वो हम क्या करेंगे, इससे लेस कर देंगे। ठीक है। तो फिर लेस करने के बाद जो आएगा उसको हम बोलेंगे ग्रॉस एनुअल वैल्यू। ठीक है बच्चों, ग्रॉस एनुअल वैल्यू। ओके, दोबारा मैं ग्रॉस म्यूनिसिपल वैल्यू लिख लेता हूं ऊपर, ग्रॉस एनुअल वैल्यू लिख लेते हैं। ग्रॉस एनुअल वैल्यू दोबारा मैं लिख लिया यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे लिख लेते हैं, यहाँ ग्रॉस एनुअल वैल्यू हम लिख लिए। फिर इससे हम क्या लेस करेंगे, लेस म्यूनिसिपल टैक्स। म्यूनिसिपल टैक्स ब्रैकेट में लिखेंगे पेड बाय ओनर। यह एक मैटर है, आप लोग थोड़ा सा ध्यान से देखिए। म्यूनिसिपल टैक्स पेड बाय ओनर मतलब जितना अमाउंट म्यूनिसिपल टैक्स ओनर पे करेगा उतना ही छूट मिलेगा। जितना अमाउंट ओनर पे करेगा म्यूनिसिपल टैक्स उतना ही छूट मिलेगा। अगर रेंट में जो है, मतलब जो लेट आउट प्रॉपर्टी है जिसमें जो रेंट में जो रह रहे, अगर टेनेंट जो है वो अगर पे करते हैं तो छूट नहीं मिलेगा। और दूसरी बात है, पेड होना चाहिए। अगर पेड होगा म्यूनिसिपल टैक्स तभी जाके छूट मिलेगा, अगर वो आउटस्टैंडिंग है तो नहीं मिलेगा छूट। मतलब इसमें लेस नहीं होगा। ठीक है। तो म्यूनिसिपल टैक्स जितना ओनर ने पे किया उतना छूट मिल गया। ठीक है। तो लेस करने के बाद जो आया उसको हम क्या बोलेंगे, नेट एनुअल वैल्यू। क्या आ गया, नेट एनुअल वैल्यू। ये आ गया हमारा नेट एनुअल वैल्यू।
नेट एनुअल वैल्यू। आ गया नेट एनुअल वैल्यू। आया समझ में? चलिए फिर इससे क्या लेस होगा? लेस डिडक्शन, और एक छूट मिलता है, डिडक्शन अंडर सेक्शन 24। ठीक है बच्चों, अंडर सेक्शन 24 का दो डिडक्शन मिलता है, दो चीज का डिडक्शन मिलता है। एक है स्टैंडर्ड, नंबर 1 स्टैंडर्ड डिडक्शन, स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 24A, अंडर सेक्शन 24A, स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 24A। कैलकुलेशन क्या होगा? 30% ऑफ नेट एनुअल वैल्यू। स्टैंडर्ड डिडक्शन कितना मिलेगा? स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा 30% ऑफ नेट एनुअल वैल्यू। ठीक है, तो 30% ऑफ नेट एनुअल वैल्यू यहाँ लिखे। और नंबर टू क्या मिलेगा? नंबर 2 मिलेगा इंटरेस्ट ऑन लोन, टेकन, इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर हाउस प्रॉपर्टी, फॉर construct or buy or repair of house property। इंटरेस्ट ऑन लोन छूट मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन लोन छूट मिलेगा अगर वो हाउस के लिए ही यूज़ किया गया। जो लोन हमने लिया है वो हाउस कंस्ट्रक्ट करने के लिए और ख़रीदने के लिए और रिपेयर करने के लिए अगर वो लोन लिया जाता है तो उसका जो इंटरेस्ट होगा वो इंटरेस्ट छूट मिलेगा। ठीक है बच्चों, तो इंटरेस्ट ऑन लोन छूट मिलेगा। इन दोनों अमाउंट को हम क्या करेंगे? जोड़ के बाहर कर देंगे, जोड़ के यहाँ बाहर करेंगे और इसको क्या करेंगे? लेस करेंगे। इससे हम इसको लेस करेंगे। तो लेस करने के बाद जो अमाउंट आएगा वो हो गया आपका इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ठीक है बच्चों, इनकम फ्रॉम थोड़ा सा ऊपर लिखे, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, ये मस्ट बी लेट आउट होना चाहिए। लेट आउट मतलब इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी किस हाउस का? लेट आउट प्रॉपर्टी का। ठीक है बच्चों, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी लेट आउट प्रॉपर्टी का आ गया आपका, मतलब ये आ गया टैक्सेबल इनकम, मतलब इसके ऊपर टैक्स कैलकुलेशन होगा। ठीक है, इसके ऊपर गवर्नमेंट को टैक्स देना है, वो 60%, उसका हिसाब किताब अलग है, वो हम बाद में पढ़ेंगे, बाद में सीखेंगे। लेकिन हम क्या निकाले? द अमाउंट ऑन हुइच टैक्स विल बी कैलकुलेटेड, मतलब ये टैक्सेबल अमाउंट हमने कैलकुलेट कर लिया है। ठीक है बच्चों, तो क्या आएगा? ग्रॉस एनुअल वैल्यू हमने पिछले जो लिखा हुआ था आपने देख लिया, कॉपी भी कर लिए होंगे, इसको भी कॉपी करते रहिए। तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू जो आया था उससे हम क्या करेंगे? म्यूनिसिपल टैक्स जो ओनर ने पेड किया उतना ही छूट मिलेगा। ओनर ने जो पेड किया हमने माइनस कर दिए और लेस कर दिए, जो आ गया उसको हम क्या बोलेंगे? नेट एनुअल वैल्यू। फिर उससे हम क्या करेंगे? डिडक्शन लेंगे, लेस करेंगे, डिडक्शन अंडर सेक्शन 24, उसमें से 2 डिडक्शन मिलता है। और इंटरेस्ट और लोन का जो सेक्शन है वो है अंडर सेक्शन 24B है। ठीक है, तो एक होता है स्टैंडर्ड डिडक्शन
24A का जो है 30% ऑफ नेट एनुअल वैल्यू, वो हमने लिखा। और दूसरा है इंटरेस्ट ऑन लोन अंडर सेक्शन 24B। लेकिन वो लोन जो है वो लोन जरूर वो मतलब जो मकान है वो बनाने के लिए या खरीदने के लिए या कुछ रिपेयर पर्पस में लिया हो, तभी जाके इंटरेस्ट छूट मिलेगा। ऐसा नहीं कि आपने लोन लिया और बेटी का शादी करवा दी और जो इंटरेस्ट है उसको छूट में ले लिया इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी से, ये नहीं होने वाला है। ठीक है बच्चों, तो जो हाउस के लिए लोन लिया गया है उसको हाउस के पर्पस में ही खर्चा करना चाहिए, तब जाके इंटरेस्ट ऑन लोन जो है मतलब लोन के ऊपर जो इंटरेस्ट है वो आपको छूट मिल जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों छूट मिलता है, इन दोनों को जोड़ के हमने यहाँ लिख के यहाँ से इसको माइनस कर दिए, जो मिल गया हमारा वो है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी मतलब लेट आउट प्रॉपर्टी। ठीक है बच्चों, समझ में आया? कॉपी कर लो आप। चलिए, अगर आप लोगों को समझ में आया है तो आप लोग शेयर कीजिए, व्यू कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए कि हम आगे और अच्छा वीडियो आपके लिए बनाएं। तो हम अगले जो वीडियो है उसमें हम एक प्रॉब्लम लेंगे और प्रॉब्लम लेके हम सॉल्व करके दिखाएंगे किस तरह से इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कैलकुलेट करते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।